तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाकलाप सेकेंडरी एक्टिविटी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से ये चैप्टर चल रहा है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चाहे वह प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एवं चतुर्थ हों, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। तो ये सारे के सारे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं जीवन जीने के लिए सहायक हैं, क्योंकि इनके द्वारा इकोनॉमिक गतिविधियों में हम योगदान देते हैं। आगे कोई चीज़ें स्पष्ट होती रहेंगी। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और विनिर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था कि प्रकृति में पाई जाने वाला रॉ मटेरियल जो होता है, उसका उपयोग करके हम उसे कॉस्टली बना देते हैं। और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे थे लौह अयस्क का, और भी बहुत से एग्जाम्पल हम आगे को देखेंगे। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण से आशय किसी भी, अब सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। तो इसी के अंतर्गत ये पॉइंट बनता है विनिर्माण उद्योग, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चलिए, विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लौह व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। तो इसमें विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हस्तशिल्प है, या प्लास्टिक के खिलौने हैं, या लौह अयस्क है, कंप्यूटर है, सूक्ष्म घटक, जो भी चीज़ें हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती हैं, जो बनाने की जो प्रोसेस होती है, वो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है, विनिर्माण के अंतर्गत आता है। और ये विनिर्माण क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। तो जो अभी के टाइम पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वो क्या हैं? वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है कौशल का विशिष्टीकरण, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स हैं। और उत्पादन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होता है और ये मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से काम करता है, इसको हम देखते हैं। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है, जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन
का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। तो उद्योगों का हम निर्माण कैसे करेंगे और विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, इसके बारे में हम एक बार थॉरोली देख लेंगे। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परम आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत देखा वही बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है। इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे पर्यटन उद्योग, मनोरंजन उद्योग इत्यादि। स्पष्टता है कि विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म से संबंधित मामले हैं वो नहीं आएंगे और अन्य मैन्युफैक्चरिंग आएंगे। अगला है यंत्रीकरण। तो जो मैकेनाइजेशन है ये किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। भाई जब मशीनें होंगी तभी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना है। स्वचालित ऑटोमेटिक जो होती हैं निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निवेशन एवं समृद्ध पाश कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है पूरे विश्व में नज़र आने लगी है। तो यंत्रीकरण जो है जो मशीनें हैं नई नई उसके कारण से भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी बन जाती है। अगला है प्रौद्योगिकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जो आजकल टेक्नोलॉजियाँ नई नई बन चुकी हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अपदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। तो जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके जो फेजेस हैं स्टेप हैं वो देख लेते हैं। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, अधिक पूंजी, बड़े संगठन एवं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, अनियमित भौगोलिक वितरण। तो इसे एक बार देख लेते हैं। ये भी इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक फैक्ट होता है, एक तथ्य है उसके अंतर्गत का। आधुनिक निर्माण, क्योंकि भौगोलिक स्थिति में हम ये देखते हैं कि हर स्थान एक जैसा नहीं होता है, उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और उस आधार पर ही कहीं पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर आप इंडस्ट्री मिनरल से रिलेटेड लगाएंगे। तो अन्य अन्य चीज़ें हैं। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इसका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है
तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी में 2.5% वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया 4 बड़े फार्म हैं, जिनमें से 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों को रोजगार दिया जा सकता है। तो छोटे क्षेत्र में भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर भी हम क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल जो डिवीज़न है या उसके आधार पर भी हम इस तरीके से इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग भिन्न भिन्न परिस्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं परिस्थितियाँ क्या हैं तब उद्योग लगाते हैं। अब जैसे हम लोग बोलें कि जहाँ पर कॉपर की प्रोडक्शन नेचुरली ज़्यादा है, तो वहाँ पर कॉपर से संबंधित अगर हम प्लांट लगाएंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। उसी तरीके से कॉपर है, जिंक है, मैग्नेसाइट है और अन्य चीज़ें भी हैं, गोल्ड है, डायमंड है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं। तो इसमें उद्योग ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, अगर हम बात करें, एक एग्जांपल हम हल्का सा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, ये रॉ मटेरियल है, जिसे हम RM के नाम से लिख देते हैं, और यहाँ पर ये इंडस्ट्री है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग, और यहाँ पर हम इसे मार्केट के नाम से जानते हैं। ये है मार्केट। अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ पर लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए, ताकि हमें रॉ मटेरियल को निकालने में ज़्यादा व्यय न करना पड़े। तो इसीलिए हमने देखा होगा, आपने भी आसपास, कि हम ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगला इसमें टॉपिक है बाजार की अभिगम्यता, एक्सेस और टू मार्केट। तो बाजार नज़दीक होना चाहिए। अब देखते हैं बाजार क्या भूमिका निभाता है विनिर्माण उद्योग में। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता, क्रय शक्ति है। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों को क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण उद्योग, वस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग और शस्त्र निर्माण उद्योग, इनका बाजार बड़ा है, और कुछ उद्योगों का बाजार छोटा बाजार भी कहलाता है। अगला है कच्चे माल की प्राप्ति तथा तक अभिगम्यता। तो जो हमारा एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल है उसके बारे में देख लेंगे। अब उद्योग कोई भी हम लगा रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, या हम बात करें हमारे कपड़ा उद्योग लगाना है, तो उसके लिए हमें कॉटन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं कपास। तो कपास एक रॉ मटेरियल हो गया। तो इसी तरीके से अन्य चीज़ें भी हैं। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित हैं, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्रता, नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद
क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संशोधित किए जाते हैं। श्रम आपूर्ति अभिगम्यता, तो जो एक्सेस ऑफ लेबर सप्लाई है उसके बारे में देख लेते हैं। अब उद्योग में लेबर की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता कम कर दी है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो कुशल श्रमिक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होते हैं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लगा रहे हैं तो उसके लिए। अगला है शक्ति के संसाधनों की अभिगम्यता, जो आपका एक्सेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो भी हमें चाहिए। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है तो वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन हैं। अगला हम देखते हैं परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। तो जो हमारे एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सामान बन गया, अगर आपका प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन होने के बाद उसके लिए मार्केट चाहिए, तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए परिवहन और संचार हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए, परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। परिवहन लागत किसी उद्योग इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अप्रत्यक्षकरणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनीयता में सुधार समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो मैनेजमेंट और आपका लेन देन के लिए भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं किसी तरीके का, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अगला है सरकारी नीतियाँ। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं ये भी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। संकलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो सरकार की नीतियां हैं उसके आधार पर हम उद्योग लगाते हैं। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध, जो रिलेशन है बिटवीन आपके इंडस्ट्रीज, और हम बात करें एक्सेस टू एग्लोमरेशन अभिगम्यता तक, तो प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य उद्योग लाभान्वित होते हैं। जो एक प्रधान उद्योग होता है उससे अन्य उद्योग भी लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणित हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उपरोक्त सभी कारक सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। स्वच्छंद उद्योग, तो अगला फूडलूज इंडस्ट्रीज जो है उनके बारे में बात करेंगे। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संगठन पुंजरों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। तो ये जो स्वच्छंद उद्योग हैं ये सड़कों द्वारा
ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए जाते हैं और इसमें प्रदूषण फैलाने की जो संभावनाएं हैं थोड़ा कम रहती हैं। अगला आता है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का जो हम डिवीजन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चे माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर करते हैं। चित्र 6.1 में दिया गया है। तो 6.1 यहाँ पर हम देखेंगे अभी। आकार पर आधारित उद्योग, अब जो इसके साइज पर आधारित उद्योग हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के आधार पर जो उद्योग बटे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। किसी उद्योग का आकार, उसमें निवेशित पूंजी जो आप पैसा लगा रहे हैं, कार्यरत श्रमिक जो उसमें लेबर काम कर रहे हैं की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है और जितना प्रोडक्शन हो रहा है इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू एवं कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस हिसाब से छोटा और बड़ा उद्योग बताया जा सकता है। यहाँ पर कुछ एक चार्ट बना हुआ है, इसको हम जरा सा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उद्योगों का वर्गीकरण आधार। तो यहाँ पर किस किस बेस पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। पहला है आकार के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइज। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, इसमें स्थलाकृति से संबंधित काम होते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग जिनमें कम प्रोडक्शन है, बड़े पैमाने के उद्योग जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो ये तो हो गया साइज के आधार पे, क्योंकि हम सेकेंडरी या द्वितीय क्रियाकलाप में क्या पढ़ते हैं, विनिर्माण और उद्योग। चलिए अगला है कच्चे माल के आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर। कृषि आधारित, अब कृषि में कच्चा माल उत्पादन होता है, उस आधार पर हम शुगर, चीनी का उद्योग लगा सकते हैं। वनस्पति तेल का उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग, कॉफ़ी, चाय, रबड़ इत्यादि। खनिज के आधार पर धात्विक, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में लोह इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, रत्न, आभूषण, ये सब। तो यहाँ पर अधात्विक में आ जाते हैं सीमेंट, चीनी, मिट्टी और बर्तन। रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक, etc। वन के आधार पर इमारती लकड़ी है, लाख है, तारपिन का तेल है, ठीक, तारपिन का तेल है, कागज है इत्यादि। अब यहाँ पर पशुधन के आधार पर आप चमड़ा और ऊन निकाल सकते हैं। अब हम इधर देखते हैं उत्पादन के आधार पर मूलभूत और उपभोक्ता सामान, लौह इस्पात उद्योग, बिस्कुट, वस्त्र, वाहन, ये सभी हैं। उपभोक्ता जिस आधार पर यूज करेगा। अगला है स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो ये तो हो गया आपका उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग क्योंकि हम किस में पढ़ते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कुटीर उद्योग, या हम इसे कह सकते हैं हाउस बेस्ड इंडस्ट्री या कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। तो कुटीर उद्योग के बारे में, छोटा उद्योग होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, स्थानीय कच्चा माल होता है यहाँ पर, एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावी नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। तो स्थानीय लोग इसे बनाते हैं, परिवार के कुछ सदस्य मिलकर, और इसमें जो कच्चा माल है या रॉ मटेरियल है वो भी आसपास मिल जाता है। असम में कुटीर उद्योग उत्पादों में बिक्री यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बैम्बूस की टोकरियाँ बना रखी हैं। तो कुटीर उद्योग इस तरीके से काम करता है। इस उद्योग में दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके
अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार सोना, चांदी, तांबे के आभूषण बनाता है एवं शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती हैं। अगला है छोटे पैमाने के उद्योग, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में बात करेंगे। यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग के से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों में से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, अब जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनको देखते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में, यूरोप में लाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। तो ये जो अब बड़े पैमाने के उद्योग हैं, इसमें जो आपके पूंजी निवेशक लोग आने लगे हैं, कच्चा माल भी, कुशल श्रमिक भी इसमें मिल जाते हैं, और इसमें वायुयान निर्माण उद्योग है या अन्य तरीके के बड़े उद्योग इस अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति द्वारा अपने आंगन में बर्तनों का बनाया गया नागालैंड में घरेलू उद्योग का एक प्रमुख उदाहरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सड़क किनारे बांस की टोकरी बना रहा है एक व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर कार बन रही है, बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर दिया गया जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखानों में यात्री काम करते हुए की संयोजक प्रक्रिया। तो यहाँ पर उसकी संयोजक प्रक्रिया कैसे कार बनती है वो सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ पर है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय बागान एवं कारखाने। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। अगला है उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। तो परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में, जो परंपरागत ट्रेडिशनल हैं कुछ, और कुछ उच्च प्रौद्योगिकी वाले हैं जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। तो ये जो हमने अभी तक देखा है, आज हम इसे यहीं तक पढ़ेंगे। कल इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। तो पार्ट 2 में हम इससे आगे को पढ़ेंगे और इस लेसन को कल फिनिश कर देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिएगा। थैंक यू।